हम लोग देखिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जान चुके हैं भाई साहब, और हम जान चुके हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़। अभी हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट के सेक्शन में आगे बढ़ेंगे और सीखने वाले हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। तो चलिए जानते हैं डेराइव्ड होती क्या हैं। तो पहले आप समझ लीजिएगा, अगर 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री को मिला करके देखा जाए तो 9 हुई। इन 9 फिजिकल क्वांटिटीज़ को छोड़ दें तो फिजिक्स में जो कुछ आप जानते हो वो सब क्या हैं, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हैं, जैसे फोर्स, वर्क, वेलोसिटी, पावर, सरफेस टेंशन, यंग मॉडुलस, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं। सबसे पहले डेराइव्ड क्वांटिटीज होती क्या है, तो लिखिएगा दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are obtained from कह सकते हो, बाय यूजिंग कह सकते हो, फ्रॉम फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, फ्रॉम फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज are called derived physical quantities। चलो इसके कुछ एग्जांपल्स लेके समझते हैं। जैसे सबसे पहला हम लोग उठाते हैं फर्स्ट वन, एरिया। अब देखिए एरिया भी एक डेराइव्ड क्वांटिटी है। किस किस चीज़ से डेराइव्ड होगा, ये डेराइव होगी मतलब ऑब्टेन की जाएगी। तो इसमें लेंथ और ब्रेथ यूज़ करते हैं जैसे जनरली हम लोग। तो एरिया का फार्मूला होता है L इंटू बी, होता है कि नहीं होता है। अगर हम इसकी यूनिट बनाना चाहें तो मीटर इंटू मीटर होगा कि नहीं होगा बताओ, और मीटर इंटू मीटर कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, L स्क्वायर। ओके, L2 या L स्क्वायर जो भी कहना चाहें आप, क्योंकि मीटर का होता है L। अच्छा दूसरा आप उठाइए वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या बनता है बताओ, LBH। इसकी यूनिट क्या बनने वाली है, मीटर क्यूब। तो फार्मूला ऑफ डायमेंशन क्या बनेगा, L क्यूब। ओके, थर्ड वन इस डेंसिटी ले लो। क्या ले लो, डेंसिटी का फार्मूला अगर आपको नहीं पता तो सुन लीजिए, मास अपान वॉल्यूम। क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम होती है डेंसिटी। मास को हम लोग केजी में लेते हैं और वॉल्यूम की यूनिट क्या है देखो, मीटर क्यूब। इसका अगर डायमेंशनल फार्मूला बनाए तो मास का तो m हो गया, वॉल्यूम का हो गया L क्यूब। तो मिला दो जरा इन दोनों को एक साथ, तो क्या बन जाएगा, ml-3। ओके, ये हो गया हमारा डेंसिटी। अब डेंसिटी के बाद हम बात करते हैं वेलोसिटी पर। वेलोसिटी या फिर स्पीड भी कह सकते हो आप, केवल इनमें इतना ही तो डिफरेंस है, एक स्केलर है एक वेक्टर है, बाद बाकी फार्मूला वाइज सेम है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से अगर यूनिट बनाएं तो डिस्टेंस की होती है मीटर और टाइम की होती है सेकेंड। तो डायमेंशनल फार्मूला बनेगा मीटर का L और टाइम हो जाएगा सेकेंड, तो LT-1। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 5th नंबर पे आते हैं हम, इसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। देखिए एक्सीलरेशन है क्या, चलो इसकी बात कर लेते हैं ज़रा, इसकी डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं। एक्सीलरेशन हम लोग कहते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। बाइक में एक्सीलरेटर होता है कि नहीं होता है, वो क्या करता है, वेलोसिटी को इंक्रीज कराता है। तो डेफिनेशन वहीं से बनती है, देख लीजिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो इसका अगर फार्मूला हम बनाना चाहेंगे तो देखिए एक्सीलरेशन को A से डिनोट करेंगे, चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम होता है फार्मूला। अब वेलोसिटी की यूनिट आपके पास पहले से ही है, क्या है, मीटर पर सेकेंड है कि नहीं बताओ, और टाइम का खुद क्या होता है, सेकेंड। मिला दो तो क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका अगर हम डायमेंशनल फार्मूला बनाए तो क्या बनाने वाले हैं, देखो, मीटर का L और सेकेंड स्क्वायर का T-2, ये LT-2 बनेगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर पे। सपोज करिए इसको हम बोलेंगे फोर्स। फोर्स के लिए न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करते हैं, F इज इक्वल टू ma। सुना कि नहीं सुना आप लोगों ने, m क्या है, मास, मास यूज्ड इन kg, और एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो ये तो यूनिट हो गई फोर्स की, देखो ये एम के एस यूनिट होती है फोर्स की। इसी से अगर डायमेंशनल फार्मूला बनाओ तो मास का एम, मीटर का एल, और टाइम का यानी सेकेंड का टी, और पावर -2। ये 5 और 6 जो भी हैं इनको जरा प्रॉपरली आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज़ हैं, इनको एज ए रिजल्ट जरूर प्रिपेयर करिएगा, बार बार इनको निकालना ना पड़े। आगे की फिजिकल क्वांटिटीज़ तो आप आराम से कर लेंगे, लेकिन इनको आप अच्छे से एज ए फार्मूला याद कर लो। कि जैसे कि हम पूछें आपसे एरिया के डायमेंशनल फार्मूला, तो आप क्या बोलो सीधे L², वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला L³, डेंसिटी का ml-3, वेलोसिटी का LT-1, और इसके बाद एक्सेलरेशन का LT-2, और फोर्स का mlt-2। ओके, इनको एज इट इज याद कर लो। सम मोर फिजिकल क्वांटिटीज वी हैव डिस्कस हियर। देखिए फोर्स तक की हमने बता दिए हैं, अब थोड़ा और इम्पॉर्टेंट है वो समझ लीजिएगा, फिर हम प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। जैसे एक और ले लेते हैं, वर्क डन, सुना आप लोगों ने नाम? वर्क डन हम लोग W से भी लिख देते हैं, एक्चुअल में वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सुना कि नहीं सुना आप लोगों ने? तो बस बहुत बढ़िया, अगर आपने सुन लिया तो और अच्छी बात है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो फोर्स इनटू डी कर दीजिए आप। अब हमें बनानी है डायमेंशनल फार्मूला वर्क की, तो हमें किसकी किसकी बताओ डायमेंशन, बताओ भाई? फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की। फोर्स का अभी हमने सिखाया है और मैंने कहा उसको लर्न कर लो, याद कर लो भाई साहब। और डिस्टेंस की क्या हो गई? L, तो ये मिलकर के क्या बना है? ml/t-2। इसको ऐसे याद नहीं कर सकते हो क्या, बताओ? ये वर्क डन हो गया हमारा। वर्क डन जैसा ही और कुछ चीज़ें होती वो भी सुन लो। एक होती काइनेटिक एनर्जी, सुना कि नहीं सुना है? इसका फार्मूला पता क्या होता है? 12 mv²। अब ध्यान रखना डायमेंशंस में नंबर हैव नो कंसर्न विद डायमेंशन, ठीक है? जो नंबर्स गिवन हो उनसे कोई मतलब नहीं है डायमेंशन को, नंबर को आप लीव कर दो, तो नंबर की कोई डायमेंशन ही नहीं, छोड़ दो। अब बचा मास, और मास की डायमेंशन क्या है? m, और वेलोसिटी उसकी डायमेंशन क्या होती है? LT−1, और पावर कितनी इस पे है? 2। तो मिला दो जरा, तो क्या बनने वाला देखो, ml/t-2। ये होगी काइनेटिक एनर्जी। एक और निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकालते हैं? पोटेंशियल एनर्जी का एक फार्मूला होता है सबसे सिंपल, mgh, सुना है? मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट। देखो mgh से अगर हम बात करें तो मास की हो गई डायमेंशन m, और g हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसका क्या होता है एक्सेलरेशन का? LT-2, और हाइट हो गई L। तो मिला दो जरा, तो क्या बनने वाला है? ml/t-2। एक और क्वांटिटी सुन लो, टॉर्क। क्या सुनोगे आप? टॉर्क। टॉर्क को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, फार्मूला होता है R×F। क्या होता है? ध्यान रखना, इसको वेक्टर में पढ़ाया मैंने आप लोगों को। टॉर्क, तो इसका देखिए ये हो गया मीटर में यानी L, और फोर्स की क्या याद है? mlt-2। तो मिला दो इनको जरा, तो क्या बन रहे हैं देखो? वेरी गुड, ml/t-2। अब यहाँ से एक नोट करिए, खास बात क्या है, एक नोट कर लीजिए, खास पॉइंट क्या है। पहली चीज ध्यान रखना, किसकी डायमेंशन सेम होती है? डायमेंशन ऑफ वर्क इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ हीट। ये सब याद रखना। इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सिंपल एनर्जी, कोई भी ना लिखा हो, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टॉर्क। इतनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशन सेम होती है, और क्या होती है? ml/t-2। इतना नोट करिए, फिर आगे की बात करता हूँ। चलिए और आगे की देख लेते हैं, थोड़ी और डायमेंशंस, कुछ और डेराइव्ड क्वांटिटीज़ पे बात करता हूँ। जैसे कि एक और क्वांटिटी समझिएगा, लीनियर मोमेंटम। इसको समझना ज़रा, लीनियर मोमेंटम। अब आपसे मैं बात करता हूँ जैसे लीनियर मोमेंटम क्या है, तो इसका फार्मूला देखिएगा, सिंबल P होता है, फार्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है फार्मूला? मास इंटू वेलोसिटी, या फिर m इंटू v कह सकते हो। अब तुम्हें P की डायमेंशन फार्मूला बनानी है, तो हमें मास का पता हो और वेलोसिटी का पता हो। मास का क्या होता है? m, और वेलोसिटी का LT-1। वेरी गुड, तो रिजल्ट क्या बन के आ गया? ml/t-1। एक और क्वांटिटी उठाते हैं, इसका जो भी नंबर हो डालते जाना। एक और क्वांटिटी उठा लेते हैं,
जैसे कि पावर, सुना कि नहीं सुना है? हाँ, हम लोग पावर कहते हैं, वैसे बोलते हैं क्या? पार। क्या बोलते हैं? पार। तो होता है वर्क बाई टाइम। वर्क की अभी पीछे सीखी तुमने, क्या सीखा है? ml/t/2। और टाइम का तो क्या बनेगा ये? ml/t/3। अच्छा, एक और चीज समझना, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कोई जानता है? मुझे बताओ, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन जानते हो क्या? फ्रीक्वेंसी पहले डिफाइन कर देता हूं। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। जैसे कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा हो तो 1 सेकेंड में जितने बार वाइब्रेशन पूरे करेगा, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या ऑसिलेशंस, घूम रहा है या SHM हो रहा है, ऐसे नहीं, तो इनका जो टोटल कंप्लीट नंबर्स होगा 1 सेकेंड में, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को अगर मैथ्स के हिसाब से सोचा जाए तो फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या है? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब 1/। तो देख लीजिएगा, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बनता 1 टाइम पीरियड। क्या बनता है? 1 टाइम पीरियड। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का अगर डायमेंशन बनाओगे तो टाइम का क्या होता है? सेकेंड यूनिट होती है। अगर यूनिट बनाना चाहो आप फ्रीक्वेंसी की तो पहले यूनिट बना लेते, चलो, तो यूनिट होती है सेकेंड इनवर्स। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या बन गया? देखो, टी इनवर्स। क्या बना? फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला होगा टी इनवर्स, ओके, और यूनिट होगी सेकेंड इनवर्स। फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स जरा जान लो, 2-3 यूनिट है हमारे पास। यूनिट्स देखना फ्रीक्वेंसी की, एक हो गई सेकेंड इनवर्स, एक हो गई साइकिल पर सेकेंड। क्या होती है? एक होता है ऑसिलेशन पर सेकेंड। क्या होता है भाई? ऑसिलेशन पर सेकेंड। एक होता है हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज। ये सब यूनिट है इसकी, किसकी? फ्रीक्वेंसी की। और इन सब का मतलब होता है डायमेंशन में टी इनवर्स। ठीक है, एक और फिजिकल क्वांटिटी उठाते हैं, देखते जाइए, बहुत है मेरे पास। तो एक होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे इसका बनाना है तुम्हें डायमेंशनल फार्मूला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को भी आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला होता है mr²। क्या होता है भाई? m फॉर मास, r फॉर रेडियस। तो इनका अगर हम डायमेंशनल बनाना चाहें तो m मास का हो गया m, और l इसका हो गया, तो इसका रिजल्ट क्या बना? ml² है, ml2। इसके बाद एक होता है एंगुलर मोमेंटम, ये भी जान लो, एंगुलर मोमेंटम। अब जैसे एंगुलर मोमेंटम है आपके पास, इसका मुझे डायमेंशनल फार्मूला बनाना है, तो एंगुलर मोमेंटम को J से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये r×p होता है। क्या होता है रिजल्ट? r पता क्या है? डिस्टेंस या पोजीशन वेक्टर, और p क्या है? लीनियर मोमेंटम। क्या है? अच्छा, तो r और p होता है mv, मैंने लिख दिया। अब देखो, r का l हो गया, m का तो m हो गया मास का, और वेलोसिटी की डायमेंशन LT इनवर्स। मिला दो इनको सबको, अच्छा जरा देखो क्या बनने वाला है, ml/t/1। ये बन गया एंगुलर वेलोसिटी का, सॉरी एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, एक और फिजिकल क्वांटिटी जान लीजिए, बहुत है। एक होता है इम्पल्स। क्या होता है? इम्पल्स। इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? ml/t/2। क्या होती है? ml/t/2, ओके, ml/t/2। और इसकी क्या होती है? टाइम। तो क्या हुआ? ml/t/1। आप ध्यान देना, जो इम्पल्स की डायमेंशन होती है वही लीनियर मोमेंटम की होती है। देखो कहीं लीनियर मोमेंटम निकाला मैंने, लीनियर मोमेंटम निकाला कहीं, देखो इसकी क्या है? देखो ml/t इनवर्स है, और यही हमारा इम्पल्स का रिजल्ट है। देख लो आप मिला करके, ml/t/1 है कि नहीं। और फिजिकल क्वांटिटीज जान लीजिए थोड़ी सी, जैसे एक होता है स्ट्रेस। क्या होता है? स्ट्रेस फोर्स बाय एरिया होता है। क्या होता है? और फोर्स की डायमेंशन क्या होती है पता है? ml/t/2, और एरिया की L2। एक L कैंसिल होगा तो क्या बनेगा? ml/t/2। एक होता है स्ट्रेन। क्या होता है? स्ट्रेन। स्ट्रेन का समझ लेना, इसका भी फार्मूला, इसका फार्मूला होता है चेंज ऑफ लेंथ। क्या होता है? चेंज ऑफ लेंथ बाय इनिशियल लेंथ। यानी ऊपर क्या है? लेंथ, नीचे क्या है? लेंथ। दोनों ही लेंथ है ना। लेंथ वर्सेस लेंथ अगर रखोगे तो L वर्सेस L आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। L से L कैंसिल, तो क्या हुआ? L0। तो ये कैसी क्वांटिटी है? डायमेंशनलेस। याद रखना, स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। अब देखना जरा, कुछ क्वांटिटीज है जिनकी सेम डायमेंशन होती है, मैं नाम लिखता हूँ, सुनिए जरा। स्ट्रेस की डायमेंशन, ठीक है,
प्रेशर की डायमेंशन, यंग मॉडुलस की डायमेंशन, ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनको याद रखना भी। आगे चैप्टर्स में डिस्कस करूंगा मैं। बल्क मॉडुलस की डायमेंशन, बल्क मॉडुलस। इसके बाद होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एक होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इन सब का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। ध्यान से सुनो, किसका? डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, डायमेंशन ऑफ प्रेशर, डायमेंशन ऑफ यंग मॉडुलस, डायमेंशन ऑफ बल्क मॉडुलस, डायमेंशन ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस और बल्क, डायमेंशन ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और सब का जो रिजल्ट होता है डायमेंशन में ml इनवर्स t-2। ये भी याद करने वाली बात है, इसको भी नोट करके आप नोट कर लीजिए। देखिए कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि प्लैंक कांस्टेंट, जैसे कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो चलिए प्लैंक कांस्टेंट की बात कर लेते पहले। प्लैंक कांस्टेंट क्या है इसका सुनने और समझें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है वैसे प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन फाइंड करना। देखिए प्लैंक के अकॉर्डिंग, ये साइंटिस्ट नेम है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक द लाइट हैव सम एनर्जी पैकेट्स, एनर्जी बंडल्स नोन एज क्वांटा। द एनर्जी ऑफ क्वांटा, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू। जरा सुनना इसका मतलब क्या है। E फॉर एनर्जी, H फॉर प्लैंक कांस्टेंट और न्यू फॉर फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या है यहाँ, ध्यान रखिएगा न्यू फ्रीक्वेंसी है। मुझे क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, H का डायमेंशन फार्मूला। तो अगर H का बनाना है आपको तो E बाई न्यू करोगे कि नहीं करोगे बताओ। एनर्जी का मैंने अभी पीछे सिखाया, एनर्जी का वही होता है जो वर्क का होता है, और वर्क का डायमेंशन फार्मूला क्या बताया था, ml/t-2। फिर बोलो ml/t-2। और फ्रीक्वेंसी का भी सिखाया मैंने, T इनवर्स। तो यहाँ T इनवर्स पुट कर दो, सिंप्लीफाई करो, देखो क्या बनने वाला है, ml/t-1 बनेगा। ये -1 ऊपर जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा। ये हो गया प्लैंक कांस्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है डायमेंशनल फार्मूला। एक और इंपॉर्टेंट फार्मूला हम बताते हैं आपको, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या सिखाते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट करके लिख लो। वैसे तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट थी, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है पूरी डायमेंशंस में, सबसे इंपॉर्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसका पहले फार्मूला समझ लो। इसमें एक फार्मूला होता है स्टोक्स लॉ। क्या होता है, स्टोक्स लॉ यूज किया जाता है। ये सब आगे थ्योरी में पढ़ने को मिलेगा आपको, सेकेंड वॉल्यूम जो है उसमें है ये सब। स्टोक्स फार्मूला है विस्कस फोर्स के लिए। फोर्स होता है 6 पाई ईटा आर वी। सुनिए प्लीज, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, ईटा। क्या बोलते हैं, ईटा। कुछ लोग इसको नीटा भी कहते हैं, जो कि गलत है, ध्यान रखना। सबका मीनिंग समझ लो। इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा को। आर क्या है, रेडियस। वी क्या है, वेलोसिटी। एफ क्या है, फोर्स। हमें ईटा की डायमेंशन बनानी है, तो ईटा को बाहर निकाल लीजिए। तो एफ बाई क्या बना, 6 पाई आर वी बना। एफ क्या है, फोर्स। फोर्स की क्या होती है, ml/t-2। ओके, 6 पाई एक नंबर है, नंबर है, नो डायमेंशन, छोड़ दो। रेडियस आर, इसकी क्या हो गई, एल। वेलोसिटी की क्या हो गई, lt-1। जरा सिंप्लीफाई कर दो इसको भैया सब लोग। m, एक l कैंसिल हो जाएगा, l इनवर्स, t एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, t-1। बताओ, फार्मूला याद कर लो, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ml इनवर्स t इनवर्स। क्या होता है, ml इनवर्स t इनवर्स। फिर बोलो एक बार, ml इनवर्स t इनवर्स। ये किसका है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या होता है रिजल्ट इसका, ml इनवर्स t इनवर्स। ठीक है, एक और समझ लो इसके बाद, सरफेस टेंशन। क्या, हाँ, ये वाटर के सरफेस या किसी लिक्विड के सरफेस के लिए यूज की जाती है। सरफेस टेंशन का फार्मूला होता है T=F/L, यानी कि फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होता है उसको क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। तो इसका बनाना है, अगर तुम्हें डायमेंशनल फार्मूला होता है ml/t-2 और बाई लेंथ है, तो क्या प्रिपेयर होकर आएगा, देखो जरा, m t-2। l कैंसिल हो गया, देखो l से l कैंसिल हो जाएगा,
तो ये तुम्हारा सरफेस टेंशन हो गया। एक और इम्पॉर्टेंट है, जरा उसको भी जान लो, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी को सीख लेते हैं जरा। इसमें क्या करेंगे आप, थर्मल कंडक्टिविटी में फार्मूला पहले समझना, हीट होती है Q, Q इज इक्वल टू KA θ1 माइनस θ2 T/L, ये फार्मूला है। सब चीज़ों का मीनिंग जानना। Q पता क्या यहाँ पर है, हीट। Q क्या है, K ही थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशिएंट है। क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। इसी का चाहिए मुझे। A फॉर एरिया, ये दोनों मिलाकर के टेम्परेचर डिफरेंस बोला जाएगा। इसको क्या बोलेंगे आप, टेम्परेचर डिफरेंस। T फॉर टाइम, L फॉर लेंथ या डिस्टेंस, कुछ भी कहते हैं। ये सबका मीनिंग बताया मैंने पहले फार्मूले में। अब हमें K का डायमेंशन बनाना है, तो K इज इक्वल टू देखना Q और L इधर से उधर ले जाओ, L/A देखो, और θ1 माइनस θ2 और T देखो। सुनो, अगर हमें K का डायमेंशन फार्मूला बनाना है तो हमें किसका किसका पता होना चाहिए बताओ, Q का, L का, A का, टेम्परेचर का और टाइम का। तो चलो Q क्या है, हीट। हीट का फार्मूला वही है जो एनर्जी का है, एनर्जी का वही है जो वर्क का है, और वर्क का क्या है, mL/T-2। वर्क के लिए क्या होता है, mL/T-2। ओके, लेंथ का L, एरिया का L2, टेम्परेचर डिफरेंस का K, वही जो टेम्परेचर का होता है, और टाइम का T। चलो सिंप्लीफाई कर डालो, M कहीं और है, नहीं है। L देखो ऊपर 3 है और नीचे 2 है, ये 2 कैंसिल हो गए, देखो एक L बच गया। देखो T ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, देखो, और K ऊपर जाएगा इन्वर्स हो जाएगा। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें सिखा दी हैं। अभी मैं इस टॉपिक में यही रखता हूँ, अब हम आगे एप्लीकेशन सीखेंगे। तो देखो, जैसे बात करते हैं अभी, ये बहन जी, समृद्धि जी, जो भी बहन जी कहें, मैडम कहें, एक्सक्यूज़ मी कहें, कुछ भी कहें, तो जरा ये भी कह रही है एम्पियर कहाँ आएगा, तो चलो एम्पियर डाल देते हैं। आपने सुना है चार्ज, चार्ज क्वांटिटी नाम सुना आप लोगों ने? चार्ज का फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू IT। नहीं सुना तो याद कर लो। अब तुम्हें चार्ज की डायमेंशन चाहिए, तो I माने करंट, करंट की क्या होती है, और T टाइम की, तो मिलकर क्या हो गई, AT किसकी हो गई, चार्ज की। चार्ज की क्या यूनिट हो गई, वो क्या बोलते हैं, डायमेंशन हो गया AT। बोलो A आ गया। अब तुम्हारा मन हो रहा था कि सर मोल तो आया नहीं कहीं, और चलो मोल के बारे में बात करते थे। सुनिए, गैस कांस्टेंट नाम सुना आपने कभी? गैस कांस्टेंट नहीं सुना है तो सुन लो। एक यूनिवर्सल गैस फार्मूला होता है, गैस लॉ होता है, उसको बोलते हैं PV इज इक्वल टू nRT। शायद कभी सुना हो, नहीं सुना तो अभी समझ लो भाई। इसको बोलते हैं गैस इक्वेशन। क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। P फॉर प्रेशर, देखो सबका मीनिंग समझना भाई। P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, N फॉर नंबर ऑफ मोल, R फॉर गैस कांस्टेंट, और T फॉर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सबका मतलब जानना है। आप जब तक मीनिंग नहीं समझोगे, ये टेम्परेचर लिखा है, ठीक है। मुझे R का चाहिए डायमेंशनल फार्मूला, किसका, गैस कांस्टेंट का। तो R इज इक्वल टू क्या बन के आ रहा, देखो जरा, PV/NT आया। अब सुनिए, P है प्रेशर, प्रेशर के लिए फोर्स बाय एरिया से निकालोगे तो बनेगा क्या, मैं लिख देता हूं डायरेक्ट, mL/T-2। आप देख लीजिएगा बना करके, प्रेशर का पीछे बता चुका हूं मैं ना, फोर्स बाय एरिया। फोर्स होता है mL/T-2, एरिया हो गया L2, एक L कैंसिल, mL/T-2। वॉल्यूम का देखो L³ होता है, ये N है नंबर ऑफ मोल्स, क्या है, मोल। तो इसकी डायमेंशन क्या ले सकते हो आप, MOL। और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, टेम्परेचर के लिए क्या सिखाया हमने, K। तो इसकी डायमेंशनल फार्मूला देखो क्या बनने वाला है, ML देखो यहाँ से कैंसिल होगा, 1 2 बचेंगे, T-2 मोल इनवर्स देखो, और K इनवर्स। मोल भी आ गया, बताओ अच्छा लगा मोल? अच्छा, और एक दो चीज़ सीख लीजिए जरा। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जरा इसको भी जान दो। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल
कांस्टेंट, इसका क्या होगा फार्मूला पहले सुनो। ये न्यूटन ने बताया था कैपिटल G इज इक्वल टू, नहीं F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये सुना होगा आप लोगों ने। ये कैपिटल G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। चलो इसकी बनाते हैं। तो कैपिटल G इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2। चलो बना लो जरा। फोर्स की क्या होती है? mlt माइनस 2। ओके, रेडियस स्क्वायर है तो क्या हुआ? lt। 2 बार मास है ना, तो 2 बार m इंटू एम लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बताओ। एक m से एक m कैंसिल हो गया, देखो ध्यान से। तो क्या बना देखो, हमारा एक m नीचे से ऊपर जाएगा, इन्वर्स होगा, l पे 3 आएगा, t पे -2 आएगा। देखो जरा ध्यान से देख लो भैया। एक और जान लो, इसके बाद एक और क्वांटिटी जान लो, स्पेसिफिक हीट। क्या जान लो? स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट कहाँ से बनती है भी तरीका समझ लो। Q इज इक्वल टू फार्मूला होता है mc डेल्टा t। क्या होता है? Q पता क्या है? हीट। m क्या है? मास। c क्या है? स्पेसिफिक हीट। और t क्या है? चेंज ऑफ टेम्परेचर। ये डेल्टा t क्या है? चेंज ऑफ। तुम्हें बनाना किसका है? c का। c मतलब स्पेसिफिक हीट का बनाना है। किसका बनाना है? तो फार्मूला बना c इज इक्वल टू Q बाई m डेल्टा t। चलो बनाते हैं। Q यानी एनर्जी है, Q मतलब हीट है, हीट मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब वर्क है। वर्क का क्या होता है? ml2 t-2। मास का क्या होता है? m। और चेंज ऑफ टेम्परेचर का केल्विन। थीटा लिखो चाहे k लिखो। तो ये देखो m से m कैंसिल हुआ, L2 t-2 k इनवर्स। बताओ सब लोग। एक और ले लो, बातें करने की तो मेरे पास बहुत है, करते रहे चाहे पूरा साल। इसके बाद एक होता है लेटेंट हीट। सुना नाम? लेटेंट हीट क्या होती है भी जान लो जरा। अच्छा पहले जान लो लेटेंट हीट होती क्या है। आपने देखा कि बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर कितना होता है? बता सकते हो? बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर कितना होता है? 100। और जो वेपर बनती है उसका टेम्परेचर कितना होता है? 100। जो वेपर बनती है उसका भी टेम्परेचर 100 होता है। अच्छा क्या देखा कि जब बॉयल होने लगता है वाटर तो तुरंत वो क्या वेपर बन जाता पूरा? टाइम लगता है। फिर भी हीट की रिक्वायरमेंट होती कि नहीं? बॉयल होने के बाद भी लगातार गर्म करना पड़ता है, तब वो वेपर बनता चला जाता है। तो वो जो हीट बाद में खर्चा कर रहे हो, 100 तो टेम्परेचर पहले अटेंड कर लिया था उसने, वो कहाँ गई? वो छुप गई। छुपा मतलब लेटेंट मतलब छुपा, उसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। वो क्या करती है? स्टेट चेंज कराती है। क्या कराती है भाई? लिक्विड था वाटर और वेपर बना तो स्टेट कौन सी हो गई? गैस। जो स्टेट चेंज होने के लिए हीट रिक्वायर्ड हो उसको क्या बोलते हैं? इस लेटेंट हीट। ध्यान देना, द हीट रिक्वायर टू चेंज स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल जरा जान लो। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, 1 ग्राम अगर आइस है, बर्फ का टेम्परेचर 0 है, और पिघलने के बाद जो पानी बनता है उसका भी टेम्परेचर 0 ही होता है। तो क्या पिघलने के लिए हीट जरूरत नहीं पड़ी थी क्या? वो हीट कहाँ खर्चा हो गई? वो छुप गई उसी में, यानी स्टेट चेंज हुआ है सॉलिड से लिक्विड। 1 ग्राम आइस का ध्यान रखिएगा लेटेंट हीट होता है 80 कैलोरी। कितना होता है? यानी अगर आइस का तुमसे लेटेंट हीट पूछा जाए तो आप कहोगे 80 कैलोरी पर ग्राम। यानी 1 ग्राम बर्फ को पिघलाना हो तो कितने कैलोरी हीट चाहिए? 80 कैलोरी। ऐसे ही अगर वेपर की पूछी जाए, किसकी पूछी जाए? वेपर के लिए, यानी वाटर को बॉयल करके स्टीम बनाना हो तो उसमें जो लेटेंट हीट बनती है वो 540 होती है। कितनी होती? 540 कैलोरी पर ग्राम। यानी बर्फ को पिघलने के लिए तो केवल चाहिए 80 कैलोरी 1 ग्राम को। और अगर वही बर्फ मतलब पानी से अगर हमें वेपर बनाना है तो 1 ग्राम उसको वेपर बनाने में कितनी चाहिए कैलोरी? 540 चाहिए। फिलहाल हम तो डायमेंशन सीख रहे हैं, ये तो बता दिया एडिशनल। तो फार्मूला इसका सुनो, Q इज इक्वल टू ml होता है, जहाँ पर L क्या है? लेटेंट हीट है, Q क्या है? हीट है, M क्या है? मास है। तो जरा लेटेंट हीट का डायमेंशन बनाना है तो Q बाई M। और Q क्या है? हीट मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब वर्क, ml2 t-2। और मास की क्या हो गई? m से m कैंसिल, L2 t-2। बस इतना रखो, आज बहुत है, कट कर दो।